मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एक्सक्रीशन। तो आइए जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया क्या होता है? यह हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है? तोड़कर ऊर्जा बनाने की क्रिया को उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो उपापचयी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उपापचय के बारे में। तो आज हम जानेंगे केवल उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ किसको कहेंगे? जो पदार्थ हमारे शरीर से या किसी भी जीव के शरीर से बाहर निकले उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। ये उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर बेकार होते हैं, अर्थात इनका हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं होता। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए हमारा शरीर इन्हें क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इनको बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अंग होता है जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। यहाँ पे मैंने बताया उत्सर्जी अंग। यही अंग जो होते हैं इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो देखिए, तो जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और जिन अंगों के द्वारा निकाले जाते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अभी हम एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा उत्सर्जन। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, उत्सर्जन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए, जितने भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल मतलब होता है सजीव कोशिकाएं, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका हिंदी नेम क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है इसके दौरान कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ बनते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बेकार पदार्थ और विषैले पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं? इकट्ठा होते रहते हैं। तो बेकार पदार्थ, विषैले पदार्थ बनते हैं और यही पदार्थ क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होते हैं, और ये इकट्ठा होते होते एक समय आएगा जो हमारे शरीर के लिए प्राणघातक होते हैं या हानिकारक होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अर्थात ये हमारे शरीर में अगर इकट्ठा होते रहें तो हमारे जान भी ले सकते हैं। तो जो ये प्राणघातक होते हैं इन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं ये बेकार पदार्थ और विषैले पदार्थ में कौन कौन पदार्थ हो सकते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी हम शरीर से बाहर निकालते हैं। NH3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ नाइट्रोजन के यौगिक। ये सारे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ नाइट्रोजन के यौगिक, इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम इन्हें नहीं निकालेंगे ये हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे, जिसके वजह से हमारे शरीर को क्या होगा? बहुत भारी नुकसान होगा, अर्थात प्राणघातक ये पदार्थ होते हैं हमारे लिए। तो इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का परिभाषा यहाँ पे हमने बताया है, और कैसे कैसे होता है, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है। जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के दौरान बेकार एवं विषैले पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होते रहते हैं, और यही इकट्ठा होते होते हमारे शरीर के लिए प्राणघातक सिद्ध होते हैं। और ये जितने भी पदार्थ होते हैं यही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के यौगिक। तो चलिए आगे हम देखते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसे कहेंगे? ये पदार्थ जिन अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये पदार्थ अर्थात कौन? जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ नाइट्रोजन के यौगिक, यही तो उत्सर्जी पदार्थ है। अभी हमने बात किया उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ, ये पदार्थ जिन अंगों के द्वारा, बहुत सारे अंग होते हैं जीव के अंदर, सजीव के अंदर, उन्हीं अंगों के द्वारा ये पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। तो ये पदार्थ जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। देखिए, पौधे में उत्सर्जी अंग कौन कौन हो सकता है? पत्ती हो सकता है, छाल हो सकता है, फल हो सकता है, बीज हो सकता है। तो पौधे जो अपने शरीर से, पौधा अगर किसी भी पदार्थ का उत्सर्जन करता है तो पत्तियों द्वारा, छाल द्वारा, फलों द्वारा एवं बीजों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर बने बेकार पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इन सभी को बाहर निकालता है पौधा, इन सभी के माध्यम से, पत्ती, छाल, फल, बीज के माध्यम से। जैसे पत्ती आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमारा क्या है? गैस है। तो इन सभी पदार्थों को बाहर निकालते हैं पौधे, पत्तियों के द्वारा, छाल के द्वारा। तो कैसे कैसे, अभी आगे हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। इसी तरह पौधे का हमने जाना कि पौधे किन किन माध्यमों से अपने शरीर से उत्सर्जन करते हैं, तो पत्तियों, छाल, फल एवं बीज के माध्यम से। उसी प्रकार अगर हम प्राणियों की बात करें या जंतुओं की बात, तो पहला क्या है? त्वचा। त्वचा को इंग्लिश में बोला जाता है स्किन। तो त्वचा के द्वारा कौन कौन सा पदार्थ बाहर निकाला जाता है? पसीना, सीबम। सीबम जो होता है वो नमक की मात्रा होता है उसमें, पसीना में भी होता है। तो ये सब हमारे त्वचा से बाहर निकाले जाते हैं। पसीना देखिए त्वचा के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। सो पसीना भी हमारा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। लंग्स, जो फेफड़ा है, फेफड़े से क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कफ निकलता है, बलगम निकलता है, कुछ मात्रा में जल वाष्प भी निकलता है। उसी तरह अगर हम किडनी, वृक्क की बात करें, किडनी, वृक्क की बात करें, तो वृक्क से क्या निकलता है? यूरिया, यूरिया निकलता है। तो ये यूरिया भी हमारा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, आगे हमने बताया है। फिर उसी तरह हम लीवर की बात करें, यकृत, यकृत से जो होता है, यकृत हमारा क्या करता है? इस अमोनिया को क्या बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यकृत का काम क्या है? हमारे शरीर में बने हुए अमोनिया को, NH3 को यूरिया में बदलता है। तो ये यूरिया जो होता है वह किडनी में जाकर फिल्टर होकर बाहर निकाल दिया जाता है पेशाब के रास्ते से। तो यकृत का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना, और ये यूरिया जो है किडनी के माध्यम से पेशाब की थैली में चला जाता है, और जहाँ से पेशाब के द्वारा ये यूरिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह हमारा बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत क्या करता है? जो अपाच्य भोजन होता है, जो पचा ठीक से नहीं होता है, उनको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। उसी तरह गूदा है, मल निकालता है। मूत्र नली, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, पेशाब की नली इसको बोला जाता है। और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे पेशाब कलेक्ट होता है, पेशाब की थैली से बोला जाता है। मूत्राशय को ही बोला जाता है पेशाब की थैली। तो ये सभी अंग, जिसमें मुख्य हमारा क्या है? त्वचा, फेफड़ा, वृक्क, किडनी, यकृत, यही चार हमारे जो होता है शुरू से, यही चार जो होते हैं हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। ये भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उत्सर्जन का काम इन्हीं के द्वारा होता है। तो आप ये याद रखिएगा, त्वचा से क्या क्या उत्सर्जित होता है, फेफड़े से क्या क्या उत्सर्जित होता है, किडनी से क्या उत्सर्जित होता है, और यकृत क्या उत्सर्जन करता है। उसी तरह इन सब का भी आप याद रख सकते हैं, ये हमारे सहायता करते हैं उत्सर्जन में। तो ये हो गया पौधों में किनके द्वारा उत्सर्जन होता है, और जंतुओं या प्राणियों में किनके द्वारा उत्सर्जन होता है। अभी हमने जाना कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। अभी हम जस्ट पीछे बताएं उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो ये सारे पदार्थ जो हमारे होते हैं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, हमने भी पीछे जाना। तो इस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर सभी जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले जंतु को बोला जाएगा अमोनोटेलिक जंतु, दूसरे को बोला जाता है यूरिकोटेलिक जंतु, तीसरे को बोला जाएगा यूरियोटेलिक जंतु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म लिखे हैं। जीव, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है
जीव, इसे हम जंतु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे जंतु होते हैं, तो अमोनोटेलिक जंतु वह जंतु होता है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम अमोनोटेलिक जंतु या जीव कहते हैं। तो जो भी जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उसे हम अमोनोटेलिक जीव कहेंगे, या जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हमने देखिए एग्जाम्पल बताया, जितने भी एक्वेटिक जलीय इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़े। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, जलीय, इंसेक्ट मीन्स कीड़े। जितने भी जलीय कीड़े होते हैं, जल में रहने वाले कीड़े होते हैं वो, और जितने भी एक्वेटिक एम्फीबियंस, जितने भी हमारे एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनी फिश होते हैं। बोनी फिशेस मीन्स क्या होते हैं, हड्डी वाले मछलियाँ, जिनमें ऐसी मछलियाँ जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस और ये बोनी फिशेस, ये सारे जंतु जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में शरीर से उत्सर्जन करते हैं अपने, तो इन्हें हम बोलेंगे अमोनोटोलिक जीव या जंतु। देखिए अपवाद, एक्सेप्शन मीन्स यह क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो अपवाद का मतलब क्या होता है कि कुछ जलीय जो मछलियाँ होते हैं, जल में रहने वाली मछलियाँ जो होती हैं वो भी अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अभी हमने बताया कि जितनी हड्डियाँ वाली मछली होती हैं वही केवल क्या करती हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, परंतु कुछ ऐसे भी जल में रहने वाले मछलियाँ होती हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस अमोनोटेलिक जीव का या जंतु का क्या है, अपवाद है। तो कुछ जली फिश है वो क्या होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा हमारा जो है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये यूरिकोटेलिक ऐसे जंतु होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसे हम यूरिकोटेलिक जंतु या जीव कहते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है बर्ड्स, चिड़िया, इंसेक्ट, जितने भी हमारे कीड़े हैं, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे मरुस्थलीय जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर से, यूरिया के फॉर्म में अपने शरीर से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम यूरियोटेलिक जंतु या जीव कहते हैं। जितने भी, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल, जितने भी, टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है, स्थलीय, एनिमल मीन्स जंतु, जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, स्थलीय जंतु, जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं वो हमारा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो जो जंतु स्थल पर, ज़मीन पर रहते होंगे वो क्या करेंगे, यूरिया के रूप में शरीर से उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया, पहला मोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरियोटेलिक। तो इन तीनों को याद रखिएगा। तो जो अमोनोटेलिक जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटेलिक उसे कहते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं उनके शरीर में बनता है और ये क्या करते हैं, उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने पीछे जाना है कि ये जो पदार्थ होते हैं बेकार होते हैं, इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, ये बेकार पदार्थ के रूप में पड़े रहते हैं और पड़े पड़े हमारे शरीर को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने सबका एग्जाम्पल जाना। आगे हम देखते हैं जितने भी हमारे फाइलम होते हैं, अभी हम आगे सब एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तो हम बस आपको सभी टर्म के बारे में बता रहे हैं ताकि आप सभी टर्म जो भी शब्दावलियाँ हैं जिनका यूज होगा आगे बायोलॉजी में उनके बारे में जान सकें। देखिए जितने भी ये हमारे फाइलम हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज, ये जो हमारे 5 फाइलम हैं, इस 5 फाइलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होंगे वह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज, इस 5
फाइलम संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होंगे वह अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले जंतु के शरीर में अमोनिया बनेगा और इस अमोनिया को क्या करेंगे, वो शरीर से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये विषैला पदार्थ है, अगर ये रहेगा तो इन जीवों के लिए हानिकारक होगा, हानि पहुंचाएगा, तो इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 5 फाइलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एनीलिडा। एनीलिडा के अंतर्गत आने वाले 2 तरह के जंतु होंगे। एक एक्वेटिक का मतलब होता है जली, और जली का मतलब क्या होता है, जो जल में रहता है। और टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, स्थली का मतलब क्या होता है, जो स्थल पे रहता है। ध्यान दीजिएगा, हर जगह 2 टर्म आएगा, एक तो जो जल में रहने वाले जंतु होंगे और जो एक स्थल पे रहने वाले। तो मैक्सिमम जो जल में रहने वाले जो जंतु होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। ध्यान दीजिएगा, इस शब्दावली को अच्छे से समझ लीजिए। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, चाहे किसी भी फाइलम की हम बात करें, चाहे इन सब फाइलम में किसी भी जाइए, ये नोट हमने नोट किया है कि ये 5 फाइलम के अंतर्गत आने वाले जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। लेकिन एनीलिडा के अंतर्गत 2 तरह के जंतु मिलते हैं, एक जली और एक स्थली। जली को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्वेटिक, स्थली को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल। तो जो जली जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और जो स्थलीय जंतु होंगे जो स्थल पे रहते हैं या स्थल पर रहते हुए निवास करते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया, ये हो गया हमारा यूरिया। तो एनीलिडा के अंतर्गत जो जल में रहने वाले जंतु होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और जो स्थल पर रहने वाले जंतु होंगे वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एनीलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होंगे, देखिए एक्वेटिक, फिर एक्वेटिक आया जली। तो जो एक्वेटिक जंतु होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। टेरेस्ट्रियल क्या होगा, ये यूरिक एसिड का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थली जो था वो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतु, तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्पाइडर है, इसमें ये याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। क्यों? क्योंकि आपको सभी पता है, जो जल में रहने वाला जंतु होगा या तो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, और जो स्थलीय जंतु होगा या तो यूरिया का या तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाला जो स्पाइडर है, स्पाइडर वह गुआनिन नामक एक पदार्थ का उत्सर्जन करता है अपने शरीर से। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्पाइडर क्या होता है, जो गुआनिन का उत्सर्जन करता है। उसी तरह मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वेटिक होता है वो क्या होगा, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, और टेरेस्ट्रियल जो होगा वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो जली होता है वो अमोनिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर भी जली अमोनिया, यहाँ पर भी जली अमोनिया, और यहाँ पर भी जली अमोनिया। लेकिन टेरेस्ट्रियल स्थली वाले में देखिए यहाँ पे यूरिया है, लेकिन यहाँ पे स्थली यूरिक एसिड है, यहाँ पर स्थली यूरिक एसिड। तो स्थल पे रहने वाले 2 तरह के उत्सर्जन करेंगे पदार्थ का, या तो यूरिया का या तो यूरिक एसिड का। लेकिन जल में रहने वाला सभी जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। तो यही आपको याद करना होगा, कौन सा जंतु, किस संघ का जंतु जल में रहता है और स्थल पे रहता है। तो जल में रहेगा तो किसका उत्सर्जन करेगा, स्थल पे रहेगा तो किसका उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट हमारा है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो हमारा जो होता है, पहला होता है कार्डेटा। तो जो कार्डेटा को भी 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा। हम लोग आगे चलेंगे भी, फाइलम हम पढ़ाएंगे एक एक चीज़, तो फाइलम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इन सभी का मतलब बता रहे हैं, किस संघ का कौन सा जंतु कैसा उत्सर्जन, किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो इकाइनोडर्मेटा हो, चाहे कार्डेटा हो, चाहे साइक्लोस्टोमेटा हो। और कार्डेटा में चाहे हेमिकार्डेटा वाला जंतु हो, चाहे यूरोकार्डेटा वाला जंतु हो, चाहे सिफाइलोकार्डेटा वाला जंतु हो, ये सभी, ये इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ये सभी जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का मतलब क्या हो गया, NH3, याद रखिएगा दोस्तों। अभी आगे भी हमने देखा था कि अमोनिया का कौन कौन सा उत्सर्जन कर रहा था। उसी तरह से पाइसिस के अंतर्गत आने वाले 2 तरह के होते हैं जंतु, एक कॉन्ड्रिक्थिज और एक ऑस्टिक्थिज। तो जो कॉन्ड्रिक्थिज होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, जो ऑस्टिक्थिज होता है वो क्या होता है, इसमें 2 तरह के जंतु होते हैं, एक मैराइन जल में रहने वाला, एक फ्रेश जल में रहने वाला जंतु। तो जो मैराइन में रहने वाला है
खारे पानी में रहने वाला है, समुद्री जल में रहने वाला जंतु है, वो ट्राईमेथाइल एमाइन ऑक्साइड, ट्राईमेथाइल एमाइन ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और जो फ्रेश जल में रहने वाला जो पाइसिस वर्ग है वो क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन। तो इस पाइसिस का मतलब आप समझ में आया होगा। पाइसिस का मतलब होता है क्या, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग का मतलब क्या होता है, मछली। इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करेंगे। तो मछलियों का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, पाइसिस वर्ग पढ़ाएंगे आपको, तो ये शब्द आएगा कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्टिक्थिज। तो कॉन्ड्रिक्थिज के अंतर्गत यूरिया का उत्सर्जन करेगा। ऑस्टिक्थिज का मतलब होता है मैराइन और फ्रेश। तो मैराइन में ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा, और फ्रेश वाटर के रहने वाला जो मछली होगा अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। उसी तरह एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया को हिंदी में बोला जाता है उभयचर। हमने सारा शब्द बताया, अगर आप ध्यान देंगे एक एक चीज़ के बारे में तो आपको सारी शब्दावलियाँ समझ में आएंगी। तो जो एम्फीबिया होता है, उभयचर होता है, उभयचर के अंतर्गत देखिए दो तरह के जंतु होंगे, या तो जली होंगे या तो स्थलीय होंगे। तो जो जली होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस वर्ग का जंतु किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। उसी तरह रेप्टाइलिया, रेप्टिलिया जो शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। तो सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जंतु, जल में रहने वाला जो जंतु होगा वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, और जो स्थल पर रहने वाला जंतु होगा वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज़ ध्यान देना है कि जल में रहने वाला अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, और स्थल पर रहने वाला यूरिया या यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। जो हमने अभी एक चीज़ बताया कि जो मत्स्य वर्ग में है, मत्स्य वर्ग में यही ध्यान दीजिएगा, जो मैराइन वाटर में रहने वाले जंतु होंगे वो ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, और फ्रेश वाटर में अमोनिया का। तो अमोनिया तो आपको एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन वहीं करेगा जो एकदम जल में रहता है, हमेशा जल में रहे वहीं अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। और स्थल पर रहने वाला जंतु दो तरह का उत्सर्जन करेगा, या तो यूरिया का या तो यूरिक एसिड का। फिर इसी तरह बर्ड्स का ध्यान दीजिए। जो बर्ड्स है, चिड़िया वर्ग है, चिड़िया में दो तरह के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अमोनिया या यूरिया। तो चिड़िया में कुछ चिड़िया ऐसे होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और कुछ चिड़िया जो होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी तरह जो मैमेलिया होता है, मैमेलिया को हिंदी में बोला जाता है स्तनधारी। ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी आगे हम पढ़ाएंगे किसे कहेंगे, एक एक चीज़ के बारे में समझ में आएगा। तो मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी जंतु होंगे, या तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे या तो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आया होगा कि कौन सा जंतु, किस संघ का जंतु किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने जल में रहने वाले जंतु होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और स्थल पे रहने वाले जंतु जो होंगे या तो वो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे या तो वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। बस यही ध्यान दीजिएगा, और ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हम एक एक फाइलम के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। जो भी फाइलम में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमेलिया, ये सारे फाइलम और वर्ग एक एक करके हम पढ़ेंगे और सभी का डिटेल अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।